गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट ईयर बी सब्जेक्ट बायोलॉजी में आज आप पढ़ेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो आइए, बोर्ड पे दोनों ही सेल्स के डायग्राम बने हुए हैं और देखिए छात्रों, इससे पहले आप सेल की डिस्कवरी, सेल का मेजरमेंट ये सब जान चुके हैं। कोशिकीय आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, वो भी आप जान चुके हैं। अब सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके बाद इसके जो कोशिकांग हैं वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए एनिमल और प्लांट सेल को दोनों को देखिए। छात्रों, अगर हम प्लांट सेल की बात करें, ये प्लांट सेल है, पादप कोशिका है। पादप कोशिका में बात करें तो सबसे बाहर की तरफ एक सेल्यूलोज की बड़ी मोटी परत पाई जाती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। ये सेल को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। ये सेल को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। इसकी वजह से ही जो प्लांट सेल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, अपेक्षाकृत एनिमल सेल्स के मजबूत होती हैं। इसके अंदर देखें एक दूसरी मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल के भीतर एक और भी झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कोशिका में पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म को घेरे रखती है, बांधे रखती है। और यह जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपने पहले पढ़ा है, सेलेक्टिव सेमी परमेबल होती है। अगर आप इसके अंदर देखें सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पादप कोशिका में एक बड़ी विशाल रिक्तता मिलती है। ये ऐसे काम करती है जैसे कोशिका का स्टोर हाउस। वही आप देखें कोशिका के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना पाई जाती है जिसका नाम है केंद्रक। और केंद्रक का ऐसे कार्य है, केंद्रक को कोशिका का हार्ट भी कहा जाता है। और ऐसे मान लीजिए जैसे अपने कॉलेज में प्रबंधक होते हैं, सेम उसी प्रकार का वर्क होता है केंद्रक का, न्यूक्लियस का। जैसे एज ए मैनेजर, कोशिका का मैनेजर भी कहते हैं इसे, ठीक। अगर आप देखेंगे जो कोशिका का केंद्रक है वो दोहरी झिल्ली का बना होता है। आप देख रहे हैं ये क्या है, केंद्रक है। और केंद्रक क्या है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, दोहरी झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। और सबसे बाहर की तरफ झिल्ली पाई जाती है उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के अंदर देखिए एक सघन डार्क कलर की संरचना पाई जाती है गोल, जिसे कहते हैं केंद्रिका न्यूक्लियस, जिसमें आरएनए का सिंथेसिस होता है। और वहीं देखें केंद्रक झिल्ली में जगह जगह पोर, छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं न्यूक्लियर पोर या केंद्रक छिद्र। और केंद्रक में भरे हुए द्रव पदार्थ को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव। ठीक है छात्रों, तो ये तो सब हुए केंद्रक के पार्ट। केंद्रक से लगा हुआ आप देख रहे हैं ये जिगजैग संरचना है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार का होता है। एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी दीवार, जिसकी भित्ति, बाहरी सरफेस कैसे खुरदरी होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है, रफ होती है। चूंकि इसकी भित्ति या इसकी मेम्ब्रेन रफ होती है, इसीलिए कहते हैं इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उस पर राइबोसोम चिपके रहते हैं जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य होता है। और वही दूसरे प्रकार के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ होता है, यानी कि उसकी बाहरी सरफेस कैसे होती है, चिकनी होती है, इसलिए इसे चिकनी सतह वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये इसमें कोशिका में क्या होता है, कोशिका इसमें फैट सिंथेसिस
फैट सिंथेसिस कार्य होता है। और ये कोशिका में जिगजैग तरह से फैला रहता है, छितरा रहता है, जो कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। वही देख रहे हैं, ये समझना आप देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है। पादपों का मेन लक्षण भी है प्लास्टिड्स, यानी प्लास्टिड्स भी पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स को पादप कोशिका की रसोई भी कहते हैं, क्योंकि भाई प्लास्टिड्स पाए जाते हैं और हरित लवण के कारण क्या होता है, पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहाँ होती है, हरित लवण में होती है। ठीक है, प्लास्टिड्स की वजह से ही पेड़ पौधों का रंग रंगीन कलरलेस होता है। मतलब प्लास्टिड्स पुनः आप अगले पढ़ेंगे, जब इनकी संरचना पढ़ेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं। तो इसकी वजह से पौधों के पेड़ पौधों के भाग जो होते हैं रंगीन होते हैं, और जो हरित लवण यानी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, जिसके वजह से पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। तो इसीलिए हरित लवण को क्या कहते हैं, पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। वहीं आप देखेंगे, यहाँ देख रहे हैं, ये लंबी पतली नलिकाकार संरचनाएं पाई जा रही हैं, जिन्हें कहते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, गोल्गी बॉडी कहते हैं। गोल्गी बॉडी का कार्य ऐसे है, सेक्रेटरी रूप में, मतलब स्रावी कोशिकाओं का स्रावी का रूप है, ये पदार्थों का सेक्रेशन करती रहती है। ये वैक्यूल तो आप देख लिया, रिक्त का है वैक्यूल। और यहाँ देख रहे हैं जगह जगह इसमें राइबोसोम्स या तो एंडोप्लाज्म में रेटिकुलम चिपके रहते हैं, या फिर साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं। एक अन्य संरचना आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया तो आप जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना होती है कोशिका की, क्योंकि इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है छात्रों, तो ये थी प्लांट कोशिका या पादप कोशिका। वहीं आइए देखते हैं अगर एनिमल सेल को या जंतु कोशिका को। देख रहे हैं ये जो जिगजैग संरचना ऊपर निकली हुई फिंगर लाइक उभार निकले हैं, इन्हें कह रहे हैं माइक्रोग्लाई। आप देख रहे हैं जो बाहरी लेयर है इस पादप जंतु कोशिका की, तो यह है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ भी होती है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में भी होती है। सेकेंड आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि यहाँ भी देख चुके हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि केवल एनिमल कोशिका में पाई जाती है, जिसे कहते हैं सेंट्रीओल। छात्रों ध्यान दें, सेंट्रीओल केवल और केवल एनिमल सेल में ही पाई जाती है, पादप कोशिका में ये संरचना नहीं पाई जाती है। ये देखें, ये केंद्रक है, और केंद्रक लगभग जंतु कोशिका में बीचों बीच में होता है, और वही केंद्रक झिल्ली है ये बाहर वाली, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये केंद्र का है, या न्यूक्लियस, और इसमें भरे हुए जो द्रव पदार्थ भरा रहता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव। ठीक है, और ये जगह जगह जहाँ पोर है केंद्रक की झिल्ली में, इन्हें कह रहे हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम एकहरी झिल्ली की बनी हुई संरचनाएं होती हैं। छात्रों इन्हें आत्महत्या का थैला भी कहा जाता है। जब हम इनकी संरचना पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल हम जंतु पादप कोशिका को देख रहे हैं कि इनकी क्या संरचना होती है, कौन कौन से सिमिलरिटी है, कौन कौन सी सिमिलरिटी नहीं है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वैक्यूल्स हैं। वैक्यूल्स से यहाँ देख रहे थे आप, बहुत ही बड़ी रेटिकुला पाई जा रही है केंद्रीय, और यहाँ पर छोटी छोटी अस्थायी वैक्यूल्स होती हैं, या तो होती नहीं है, होती तो बहुत ही छोटी छोटी होती है। वहीं आप देख रहे हैं ये नीचे की तरफ बेसल मेम्ब्रेन है, यहाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया है। छात्रों आप देख रहे हैं कि पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, जबकि जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। यहाँ देख रहे हैं आप, ज़्यादा दिखाई दी है। गोल्गी बॉडी जैसे कि सेम प्लांट सेल की तरह ही। तो छात्रों ये तो थे अलग जंतु और पादप कोशिका की संरचना आप देख रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। छात्रों इनमें अंतर की बात करें, अंतर एक देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल को अगर देखेंगे तो सबसे पहला अंतर है, देखते चलें, सबसे पहला अंतर जो देख रहे हैं आप कि
सेल वॉल देख रहे हैं केवल प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में ये नहीं पाई जाती है। नोट करके चले, पादप कोशिका में सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि यहाँ नहीं पाई जाती है। ठीक है, पहला अंतर नोट कर लिया होगा। दूसरा अंतर देखें छात्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख रहे हैं ये प्लास्टिक्स, ये पेड़ पौधों में मिलते हैं जबकि यहाँ पर देखें ये एनिमल सेल में ये नहीं मिलते हैं। दूसरा अंतर आपने देख लिया। लेकिन छात्रों कुछ एक कोष के जंतु जैसे जिसका नाम है यूग्लिना, यूग्लिना एक एनिमल है, प्रोटोजोआ संघ का जंतु है, तो उसमें प्लास्टिक्स मतलब हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, और उसी वजह से क्या करता है यूग्लिना अपने भोजन का निर्माण कर लेता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसीलिए यूग्लिना को हम जंतु और पादप कोशिका के बीच की कड़ी कहा जाता है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है, और वही बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें छात्रों, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है प्लांट सेल में, और बात करें यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल एंड प्लांट सेल में दोनों में पाई जाती है, बट प्लांट सेल में इनकी संख्या कम होती है और एनिमल सेल में इनकी संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट बात करें अगर न्यूक्लियस की बात करें, चूंकि प्लांट सेल में एक या एक से अधिक दो बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। जब बड़ी केंद्रीय रिक्तिकाएं पाई जाती हैं तो केंद्रक साइड में, मतलब लगभग बीच में नहीं होता है। वही देखिए एनिमल सेल में जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं या तो होती नहीं है, होती है तो छोटी अस्थायी होती हैं, और केंद्रक लगभग बीचों बीच में पाया जाता है। तो केंद्रक की स्थिति लगभग बीचों बीच में नहीं होती है और इसमें बीचों बीच में होती है। ठीक है, रिक्तिकाएं आपने जान लिया। इसमें पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं अस्थायी और छोटी छोटी पाई जाती हैं। ठीक, अगर हम बात करें बच्चों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील धानी की बात करें तो जंतुओं में संकुचनशील धानी पाई जाती है, जंतु कोशिका में, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया का कार्य करते हैं, जबकि प्लांट्स में संकुचनशील धानी नहीं पाई जाती है। अगर हम बात करें छात्रों क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं प्लांट कोशिका में। क्रोमोसोम्स गुणसूत्र आकार में छोटे होते हैं जंतु कोशिका में, और जबकि पादप कोशिका में क्रोमोसोम्स आकार में बड़े होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं लाइसोसोम में एक ऐसी संरचना है जो केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है और इसमें मतलब प्लांट कोशिका में नहीं पाई जाती है। नोट करते चले छात्रों साथ साथ। अगर हम बात करें छात्रों, चूंकि अगर आकार की बात करें, शेप की बात करें, पादप कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो इसका आकार निश्चित रहता है, फिक्स रहता है। और चूंकि इसमें केवल एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि कैसे होती है, पतली होती है, लचीली होती है, इसलिए आवश्यकता अनुसार ये अपना साइज जंतु कोशिका चेंज कर लेती है, चेंज हो सकता है। ठीक, अगर बात करें छात्रों तमाम एंजाइम्स अमीनो एसिड विटामिन्स का सिंथेसिस ये पादप कोशिकाएं कर लेती हैं, मतलब सभी अमीनो एसिड्स, सभी एंजाइम्स और सभी विटामिन्स का संश्लेषण पादप कोशिकाएं कर लेती है, पादप कर लेते हैं, बट एनिमल्स नहीं कर पाते सभी एंजाइम्स और विटामिन्स और अमीनो एसिड का सिंथेसिस। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें हम तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स। छात्रों गोल्गी कॉम्प्लेक्स बात करें, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होती हैं, इन्हें पादपों में एक विशेष नाम दिया जाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को एक विशेष नाम दिया जाता है पादपों में, जिसे कहते हैं डिक्टियोसोम, मतलब गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिक्टियोसोम नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि और ये आकार में कहते हैं ज्यादा होती है, मतलब बड़ी होती है। डिक्टियोसोम या गोल्गी कॉम्प्लेक्स गोल्गी बॉडी को
पादप में डिक्टियोसोम भी नाम दिया जाता है, दूसरा नाम डिक्टियोसोम भी कहते हैं और ये ज्यादा मात्रा में होती है। जबकि पादप कोशिका में क्या होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कम मात्रा में होती है, मतलब कम होती हैं, कम संख्या में होती हैं। अगर बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है पादप और जंतु कोशिका में, अगर सेल डिवीजन जिसमें होगा, अगर सेल डिवीजन होगा तो पादप कोशिका में सेल डिवीजन साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा तो सेल प्लेट के द्वारा होगा, सेल प्लेट के द्वारा होता है, कोशिका पट के द्वारा होता है। जबकि यहाँ बात करें एनिमल सेल्स में जो सेल डिवीजन होता है वो सेल फरो मतलब कोशिका खांच के द्वारा साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। तो ठीक है छात्रों, ये था आज के लिए आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर और स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, जो कि आप अपनी कॉपी में ड्रा कर लें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।